30 साल में 7 स्टॉक लिस्टेड कंपनीज विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $153 बिलियन। और तो और पिछले 25 महीनों में यानी कि मार्च 2020 से $4.9 बिलियन से लेकर अप्रैल 2022 तक $123 बिलियन तक का सफर। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? यानी कि हर दिन इस बंदे ने 1184 करोड़ रुपए कमाए, हर घंटे 50 करोड़, हर मिनट 82 लाख और हर सेकंड 1,37,000 रुपए। यही नहीं, जब तक आप ये वीडियो देखकर खत्म करोगे तब तक ये बंदा 4 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुका होगा। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा सच में इतना क्लेवर है, इतना स्मार्ट है, या फिर ही इज द लकी वन। सो डोंट वरी, इसका भी आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, इस बंदे की स्टोरी किसी मसाला मूवी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद से। एक दिन स्कूल के बच्चों को उनके टीचर पोर्ट देखने के लिए लेकर गए थे। वहां सब बच्चे क्यूरियोसिटी से ये सब देख रहे थे। वहां एक छोटा सा बच्चा ये सब देखकर इतना इंस्पायर हुआ कि उसने वहीं पर ठान लिया कि बड़ा होकर मैं इससे भी बड़ा पोर्ट बनाऊंगा। और कुछ ही सालों में उसने इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट बनाकर ये सपना रियलिटी में उतारा। यस, ही इज नन अदर देन इंडियाज लीडिंग बिजनेस टाइकून एंड एशियाज रिचेस्ट पर्सन, गौतम अडानी। दोस्तों, इस बंदे की बायोग्राफी आपको कई जगह पर मिल जाएगी, पर आज के वीडियो में मैं आपको इनके लाइफ के कुछ ऐसे किस्से बताऊंगा जो सुनकर आप खुद अंदाजा लगा लोगे कि भाई ये बंदा लकी है या फिर क्लेवर। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम्स, दिस आर द अपॉर्चुनिटीज। और इसी स्टेटमेंट को इस बंदे ने अपना धंधा बना लिया। और इसकी शुरुआत हुई 1988 में, जब उनके भाई ने एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खरीदा। बिजनेस तो अच्छा था, पर डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए जो रॉ प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया में कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो इस बंदे ने इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स को इंपोर्ट करना शुरू किया और अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के साथ साथ बाकी लोगों को भी सप्लाई करने लगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जैसी एक्सपीरियंस मिला वैसे ही उन्होंने अपनी पहली कंपनी अडानी एक्सपोर्ट शुरू की, जिसके अंडर उन्होंने मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, केमिकल्स वगैरह की ट्रेडिंग करना शुरू किया। और तब से इस बंदे का दौर शुरू हो गया। 1995 में जब गवर्नमेंट्स ने पोर्ट्स में प्राइवेटाइजेशन लाने का सोचा, तब इस बंदे ने गुजरात का सबसे बड़ा मुंद्रा पोर्ट खरीद लिया, जो कि लगभग 8,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 50,000 करोड़ रुपए है। इस पोर्ट की जमीन इन्होंने 10 पैसा पर स्क्वायर फीट के भाव से खरीदी थी, जो कि ऑब्वियसली किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मतलब अडानी पहले से ही पॉलिटिकल सपोर्ट पे भरोसा करते थे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रॉब्लम्स मींस अपॉर्चुनिटी। वो इसीलिए कि जब प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आई तो इस बंदे ने अडानी एक्सपोर्ट बनाई, जो कि आगे चल के अडानी एंटरप्राइज बनी। जब माल सप्लाई करने में टाइम लगने लगा तो 300 किलोमीटर की प्राइवेट रेलवे लाइन बना दी। जब उनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ा तो उन्होंने 3 प्लेन्स खरीद लिए, जो फ्री टाइम में पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को रेंट पर भी देने लगे। पावर प्लांट में जब कोयले की कमी पड़ने लगी तब ऑस्ट्रेलिया जाकर इस बंदे ने कोल माइंस ही खरीद ली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पोर्ट्स की वजह से प्रॉब्लम आए तो वहां उन्होंने खुद के ही पोर्ट्स बना दिए। आज 7 अलग अलग राज्यों में 13 पोर्ट्स इनके हैं। इसी तरह हर प्रॉब्लम को ये बंदा बिजनेस बनाता चला गया। अपने स्ट्रैटेजीज के बेस पर कुछ लॉस मेकिंग बिजनेसेस को खरीदकर इस बंदे ने उनको भी प्रॉफिटेबल बना दिया, जिसमें रिलायंस पावर, जेएमआर ग्रुप का थर्मल पावर प्लांट और एलएनटी का कटुपल्ली पोर्ट भी शामिल है। लास्ट 25 महीनों में इनका नेटवर्क इतना बढ़ने के पीछे का रीजन है इनके एक्विजिशन और शेयर्स के बढ़ते हुए प्राइसेस। जैसे कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदकर ये रातों रात सीमेंट किंग बन गए। 2014 से लेकर आज तक उन्होंने 30 से भी ज्यादा मेगा एक्विजिशन किए हैं। कभी कभी लगता है कि ये बंदा कंपनीज की शॉपिंग पे निकला हुआ है। पर दोस्तों, अगर हम बात करें स्टॉक प्राइसेस की तो इसके पीछे कंपनीज का प्रॉफिट इतना रैपिडली नहीं बढ़ा है जितना कि इसका शेयर प्राइस बढ़ा है। और बहुतों का कहना है कि ये एक बबल है। सो लेट्स सी, ये तो वक्त के साथ पता चल ही जाएगा। दोस्तों, ऐसे बिजनेस पर्सनालिटीज के और बिजनेसेस की जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके एक्सपीरियंस से हम खुद को काबिल बना सकते हैं। अब इसके लिए उनसे तो डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे, पर इनकी बायोग्राफी से इन लोगों के कैरेक्टर को, इनके माइंडसेट को जरूर समझ सकते हैं। इसके लिए आप हीरो कंपनी की स्टोरी पढ़ सकते हो, जेआरडी टाटा जैसे मल्टी टैलेंटेड लेजेंड्स की भी स्टोरी पढ़ सकते हो। दोस्तों, अब तक तो आपने सिर्फ गुड पार्ट सुना है, पर इनकी लाइफ में बैड पार्ट भी बहुत है। मैंने कहा था ना, इस बंदे की कहानी कुछ फिल्मी है। वो इसीलिए कि जब 1998 में यानी कि कंपनी शुरू करने के 10 साल बाद ही इनको आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था और फिरौती की रकम मिलने के बाद इनको छोड़ा था। 2008 में जब मुंबई ताज अटैक हुआ था तब ये वहां डिनर के लिए गए हुए थे और पूरी रात होटल में ही अटके थे। पॉलिटिकल सपोर्ट के चलते ये हमेशा हेडलाइंस में रहते हैं। 2016 में जब इन्होंने कोल माइनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की माइंस खरीद ली तब इनके खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने तक इस प्रोजेक्ट से हाथ निकाल लिए थे। इसके बावजूद इस बंदे ने सब चीजें मैनेज की और आज ये आराम से ऑस्ट्रेलिया में कोल माइनिंग करके इंडिया इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बंदे की स्टोरी में इसका लक तो है, लेकिन 1% से ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बंदे का एटीट्यूड ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम इनके सामने ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाती, क्योंकि उसी प्रॉब्लम को ये बंदा बिजनेस बना लेता है। आपको क्या लगता है, ही इज लकी और क्लेवर? कमेंट में आपका ओपिनियन जरूर बताना। दिस इज मंगेश फ्रॉम द विल पावर स्टार, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बाय बाय।